हेलो, जय हिंद एवरीवन। क्या हाल चाल भाई सबके? बढ़िया एकदम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। अलजेब्रा का ये चौथा लेक्चर करने जा रहे हैं। अगर आपके एनटीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। 2 या 3 क्वेश्चन आपके हर एक एग्जाम में, मतलब हर एनटीएससी के स्टेज 1 में आते हैं, हर एक स्टेट में आते हैं। मेरे कहने का ये मतलब था। तो 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आपको ये सारी चीज़ें सीखनी है, क्योंकि इन फ्यूचर भी आप क्लास 11th में अगर आप जेई की प्रिपरेशन करते हैं तो वहाँ पर भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन एक चैप्टर होता है जो कि आपको पढ़ना होता है। उसके लिए आपका ये सीक्वेंस एंड सीरीज का ये वाला बेस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं यार इस वीडियो में। तो फटाफट से सारे के सारे बच्चे इस सेशन में ज्वाइन हो जाइए और एक बार सारे के सारे बच्चे सेशन को लाइक कर दीजिए और अपनी अटेंडेंस मार्क कर दीजिए। ठीक है, चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। सारी चीजें हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तरीका आपको बता रखा है कैसे कैसे चीजें करनी है। जैसे कोई भी चैप्टर मैं यहाँ कराता हूँ, सीक्वेंस एंड सीरीज या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कराया, मेक श्योर कि आप उसकी एनसीईआरटी जरूर कर रहे हो, क्योंकि एनसीईआरटी लेवल के सवाल में नहीं करा रहा हूं मैं। सवाल एनसीईआरटी लेवल के उस तरीके से करा रहा हूं, टॉपिक को उस तरीके से कवर कर रहा हूं ताकि आपका एनटीएससी का स्टेट लेवल क्लियर हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि आपको अपनी एनसीईआरटी या फिर जो भी आपके पास किताब है आर एस अग्रवाल वगैरह, उसको आपको करनी है, तभी आपका बेस स्ट्रांग होगा। मैं यहाँ पर तरीका ये अपना रहा हूँ कि आपको एनटीएससी लेवल के सवाल लगवाए जाए, उनका क्या अप्रोच है उसको सिखाया जाए। ठीक है, चलो तो हमारा चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज, इसमें बहुत सारी चीजें पढ़नी है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इस वीक आपका टेस्ट भी होने वाला है। ठीक है, टेस्ट ऑन अपकमिंग संडे होने वाला है। तो जो भी बच्चे अभी तक लक्ष्य टेस्ट सीरीज में नहीं जुड़े हैं, अपकमिंग संडे आपका टेस्ट होने वाला है। तो जो भी बच्चे लक्ष्य टेस्ट सीरीज में जुड़ना चाहते हैं, ऐप डाउनलोड कर लेंगे, रैंकर्स एनटीएससी, वहां पर टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। मेक श्योर आप ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा अगर आप मेंटरशिप चाहते हैं, पर्सनलाइज कनेक्शन चाहते हैं, तो यू कैन ज्वाइन मेंटरशिप प्रोग्राम। और मेंटरशिप प्रोग्राम भी आपके रैंकर्स एनटीएससी के ऐप पर अवेलेबल है। दोनों ही चीजें अवेलेबल है। जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है वो एक बार ऐप पर विजिट करें, सारी चीजें वहां पर अवेलेबल है। इस क्लास की नोट्स भी हम ऐप पर डाल देते हैं ताकि आपको वहां से चीजें एक जगह पर मिल जाए। तो सारी चीजें वहां अवेलेबल है। जो भी बच्चे टेस्ट या मेंटरशिप चाहते हैं एज सुन एज पॉसिबल वहां पे ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं यार अपना चैप्टर। सबका ध्यान स्क्रीन पर होना चाहिए, कोई भी इधर उधर की बातें नहीं होंगी, सारी चीजें कंटेंट रिलेटेड होगी। कंटेंट ओरिएंटेड ये क्लास होगा, आपको चीजें समझ में आएंगी प्रॉपर तरीके से। ठीक, चलिए चैप्टर में क्या पढ़ना है हमें? चैप्टर में पढ़ना है सीक्वेंस सीरीज प्रोग्रेशन होता क्या है। उसके बाद मेनली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ना है। nth टर्म कैसे निकालते हैं किसी एपी का, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एपी क्या होता है, अरिथमेटिक मीन क्या होता है, फिर सिलेक्शन ऑफ टर्म इन एपी कैसे करते हैं। ये कंप्लीट बातें हम करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पर। ठीक है, जो कि क्लास 10th बोर्ड का भी सिलेबस है, तो आपका ये 10th बोर्ड का भी एक चैप्टर प्रिपेयर हो जाएगा। इसके अलावा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो कि आपको क्लास 11th में पढ़ाई जाती है, लेकिन एनटीएससी बच्चों को पढ़ा दिया जाता है ताकि थोड़ा बहुत आइडिया हो। बस बेसिक बेसिक बात करेंगे। इसके भी बात करेंगे nth टर्म ऑफ द जीपी, सम ऑफ एन टर्म ऑफ द जीपी, ज्योमेट्रिक मीन की बात करेंगे। और एक टॉपिक होती है सीरीज, सीरीज पर भी थोड़ी बहुत बातें कर लेंगे जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो हर एक पॉइंट को मैं समझाऊंगा, ध्यान से समझते हुए चलेगा और नोट्स जरूर बना लीजिएगा। हालांकि नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक, चलिए सबसे पहले यार समझ लेते हैं सीक्वेंस सीरीज और प्रोग्रेशन होता क्या है। सीक्वेंस मतलब आपको समझ में आ रहा है, जैसे हम किसी भी बच्चे को कहते हैं भाई एक सीक्वेंस में तुम लोग खड़े हो जाओ। जब हम अपने असेंबली में खड़े होते हैं ना, कहा जाता है कि सीक्वेंस में खड़े हो जाओ। सीक्वेंस का मतलब होता है कि किसी भी चीज को एक ऑर्डर्ड वे में खड़ा करना। ठीक है, इट कैन बी डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग। ठीक है, जैसे मैंने नंबर्स को क्या किया, इंक्रीजिंग नंबर में हमने खड़े कर दिया, इंक्रीजिंग नंबर में कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, एक सीक्वेंस हो जाएगा। नंबर्स को हम डिक्रीजिंग में कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, एक सीक्वेंस हो जाएगा। जैसे मैं यहां पे लिख दूं 2, 4, 8, 15, 17, 19, सभी के सभी नंबर क्या है, इंक्रीजिंग है। तो ये क्या है, ये एक सीक्वेंस है। अगर मैं यहीं पर ऐसे लिख दूं 3, 5, 1, 9, 8, 17, ये क्या एक सीक्वेंस है? बिल्कुल नहीं। कोई एक ऑर्डर्ड वे में ये नई चीजें बढ़ रही है, एक बार बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, तो ये आपका एक सीक्वेंस नहीं कहलाता है। क्लियर? सबको इतनी बात समझ में आ गई सीक्वेंस क्या होता है। सीरीज समझते हैं। सीरीज, ये बेसिक बातें हैं। सीरीज क्या होता है, जैसे ये सीक्वेंस में जो सारी चीजें लिखी गई ना, क्या है, ये एक टर्म्स है। ये सभी की सभी क्या है, ये टर्म्स है। तो आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए, टर्म ऑफ सीक्वेंस क्या होता है। टर्म ऑफ सीक्वेंस,
ठीक है। टर्म ऑफ सीक्वेंस मतलब ईच टर्म, ये 4, ये 8, ये 15, ये 17, ये सभी के सभी क्या है, टर्म ऑफ द सीक्वेंस है। मतलब T1, T2, T3, T4, ये सभी के सभी क्या हुए, टर्म हुए। कहां तक जा सकता है, Tn तक जा सकता है, या फिर हम कहां तक जा सकते हैं, इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। अगर सारे के सारे टर्म्स कहां तक जा रहे हैं, इनफाइनाइट तक, तो हम कहेंगे कि यार ये एक इनफाइनाइट सीक्वेंस है। और एक फाइनाइट नंबर तक हम जा रहे हैं तो क्या करेंगे, एक फाइनाइट सीक्वेंस है। क्लियर, बहुत बढ़िया, इतनी चीजें सबको समझ में आ गई, वेरी गुड। अब सीरीज क्या होता है, सीरीज मतलब क्या होता है ना, किसी चीज को हम जोड़ दें, एक साथ जोड़ दें। सीक्वेंस के जितने भी टर्म्स आपको दिखाई दे रहे हैं यहां पर, अगर हम सभी टर्म्स को जोड़ दें तो वो क्या बन जाएगी, एक सीरीज बन जाएगी। सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ सीक्वेंस इज कॉल्ड सीरीज। ठीक है, क्लियर। अगर हम इसी सीक्वेंस के सारे टर्म्स को अगर ऐड कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ये एक सीरीज बन जाएगा। क्लियर है। जैसे मैं यहां पर सीरीज को लिखूं तो ये लिखूंगा T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, मैंने क्या किया, ये जितने टर्म्स मुझे दिखाई दे रहे थे इस सीक्वेंस के, सभी सीक्वेंस को मैंने जोड़ दिया तो ये क्या बना दिया, ये एक सीरीज बन गई। सीरीज मतलब क्या होती है, जब कड़ी से कड़ी जुड़ी होती है तो क्या कहलाती है, सीरीज कहलाती है। तो सीक्वेंस और सीरीज में आपको फर्क समझ में आया, अंतर समझ में आया सारे बच्चों को, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बात कर लेते हैं यार कि ये जो सीरीज है ये आपको कब कब मिलती है। जैसे एक फाइनाइट सीरीज होती है, फाइनाइट सीरीज का मतलब अगर हम बात करें तो जैसे T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस डॉट 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 Tn-1 प्लस Tn, मतलब हम किसी n टर्म्स तक की बात कर रहे हैं। ये एक आपको एक फाइनाइट नंबर मिल रहा है ना। फाइनाइट का मतलब कि कोई आपको एक फाइनाइट नंबर तक चीजें मिल रही हैं, निश्चित नंबर तक मिल रही है। अगर मैं इनफाइनाइट सीरीज की बात करूं, इनफाइनाइट सीरीज की बात करूं, इनफाइनाइट का मतलब अब यही जो T1 T2 T3 प्लस T4 प्लस डॉट 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 कहां तक हम जाएंगे, इनफाइनाइट तक जाएंगे, T इनफाइनाइट तक जाएंगे, हमें पता नहीं कि इसका क्या अंत है। क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया। तो इतनी चीजें सबको समझ में आई होंगी, बढ़िया। अगर हम यहां पे देखें इस फाइनाइट सीरीज के सम को हम डिनोट कैसे करते हैं, एस एन से डिनोट करते हैं। एस एन का मतलब सम ऑफ सीरीज। ठीक है, एन टर्म्स तक, एन क्या डिनोट कर रहा है, एन टर्म्स तक, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, T1 T2 T3 T4, कहां तक हम जोड़ रहे हैं, Tn तक जोड़ रहे हैं, Tn-1 प्लस Tn तक जोड़ रहे हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं S5 तो आप क्या लिखोगे, अगर मैं आपसे पूछूं S5 तो आप क्या लिखोगे, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4, कहां तक लिखोगे, T5 तक। अगर मैं आपसे पूछूं S4 लिखो तो आप क्या लिखोगे, T1 T2 T3 T4 T5 तक। क्लियर, सबको क्लियर है, बहुत बढ़िया। अगर मैं आपसे पूछूं कि S5 माइनस S4 निकालना हो तो निकाल लोगे क्या, क्योंकि बिल्कुल भैया इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा। हालांकि यहां मैंने एक चीज एक्स्ट्रा लिख दी, T4 तक हम लिखेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, T5 आ जाएगा। आपको एक चीज समझ में, यहां से एक चीज निकल रही है, क्या निकल रही है, हालांकि ये बाद में भी चीजें पढ़ाई जाएंगी, लेकिन यहीं से एक चीज निकल रही है कि अगर हम देखें S5 माइनस S4 करें तो हमें क्या मिल जाएगा, T5 मिल जा रहा है, पांचवा टर्म मिल जा रहा है। अगर हम सम ऑफ 5 सीरीज के करें और सम ऑफ 4 की सीरीज करें और उन दोनों को सब्सट्रैक्ट करें तो हमें पांचवा टर्म मिल जा रहा है। इसका मतलब अगर हम यहां से Sn-1 निकालें तो वो क्या होगा, वो होगा T1 T2 T3 प्लस डॉट 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 Tn-1 तक होगा, क्योंकि Sn-1 निकाल रहे हैं। तो इसका मतलब अगर हम यहां से निकालें Sn-1, ये हमें क्या मिलेगा, Tn मिलेगा। बोलो ये बात कितने बच्चों को समझ में आई। ये आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया जाएगा अभी आगे, जब हम सम ऑफ सीरीज पढ़ रहे हैं, सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे होंगे, वहां पर मैं ये चीजें सिखाऊंगा, लेकिन वो चीजें आपको यहीं पर दिख रही हैं। Sn-1 इक्वल टू क्या मिला आपको, Tn मिला। क्लियर, सबको क्लियर है यहां तक, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आगे हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रोग्रेशन। हालांकि मुझे और पेज चाहिए तो इसके लिए मैं और पेज ऐड कर लेता हूं। देखिए आपको चीजें समझ में आनी चाहिए, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन का नाम समझ क्या आपको समझ में आ रहा है कि कुछ चीजें प्रोग्रेस हो रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। ठीक है, प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन क्या होता है, इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ
sequence which follows a fixed pattern। ठीक है, अब ध्यान से मेरी बात समझना। आपको यहां पे मैं समझाने वाला हूं कि भाई जो आपको सीक्वेंस मैंने बताया था, सीक्वेंस क्या बताया था कि एक ऑर्डर्ड वे में अगर आप नंबर्स को लिख देते हैं या एक किसी चीज को ऑर्डर्ड वे में रख देते हैं, वो क्या कहलाता है, सीक्वेंस कहलाता है। लेकिन उस ऑर्डर्ड वे में मैंने ये चीज आपको दिखाई थी कि भाई साहब यहां पर नंबर का जो गैप है वो कुछ भी हो सकता है, चीजें बढ़ रही हैं या फिर घट रही होंगी, लेकिन यहां पर एक फिक्स पैटर्न फॉलो होगा आगे। ठीक है, एक फिक्स पैटर्न फॉलो होगा। जैसे मैं यहां लिखूं 2 4 6 8 10 12 14, ऐसे ये क्या हो रहा है, सभी नंबर में हम क्या अगला नंबर कैसे पा रहे हैं, हर में 2 नंबर ऐड कर रहे हैं। मतलब ये जो प्रोग्रेशन हो रहा है ये कुछ एक फिक्स्ड पैटर्न पर हो रहा है। फिक्स्ड पैटर्न क्या है, यहां पर हर नंबर के बीच में दो डिफरेंस है। हर नंबर अगला नंबर कैसे मिल रहा है, 2 ऐड करने पर मिल रहा है। तो यही आपका क्या कहलाता है, एक प्रोग्रेशन। या फिर हो सकता है आपको मैं और एग्जांपल दूं, जैसे मैंने यहां लिखा 3, यहां लिखा 6, यहां लिखा 9, यहां लिखा 12, यहां लिखा 15। यहां क्या हो रहा है भाई, हर नंबर में 3 ऐड हो रहा है। क्लियर। अगला नंबर में एग्जांपल लेता हूं 5, यहां लिखा मैंने 25, यहां लिखा मैंने 125, यहां लिखा 625, यहां लिखा मैंने 3125, यहां लिखा मैंने 15625। अब यहां पे क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, कहोगे भैया यहाँ डिफरेंस का नहीं, यहाँ मल्टीप्लिकेशन का पैटर्न फॉलो हो रहा है। क्या हो रहा है, यहां पर इंटू 5 किया, यहां पर फिर से 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 इंटू 5 किया। ये भी प्रोग्रेशन हो रहा है। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, हर बार 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और एग्जांपल देखिए, मान लो मैंने यहां लिख दिया 7, यहां लिख दिया 0, यहां लिख दिया -7, यहां लिख दिया -14, यहां लिख दिया -21। ये भी एक प्रोग्रेशन है। यहां पर क्या, हर बार फिक्स एक -7 हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं या ऐड कर रहे हैं -7। ठीक है, हर बार हम -7 कर रहे हैं। क्लियर। तो आपको दिमाग में एक प्रोग्रेशन गया होगा कि भाई ये भी सीक्वेंस ही होता है, या तो बढ़ रहा होगा या तो घट रहा होगा, लेकिन यहां पर एक फिक्स्ड पैटर्न होगा। किसी नंबर का सम हो रहा होगा, किसी नंबर का सब्ट्रैक्शन हो रहा होगा, किसी नंबर का मल्टीप्लिकेशन हो रहा होगा, किसी नंबर का डिवीजन हो रहा होगा, एक आपको फिक्स्ड पैटर्न दिखाई दे रहा होगा। क्लियर, बहुत बढ़िया। चलो अब आगे हम बात करने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहां से आपका क्लास 10th का चैप्टर स्टार्ट होता है। ठीक है, यहीं पर आपका क्लास 10th का चैप्टर स्टार्ट होता है और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही आपको इस पूरे के पूरे चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंटली पढ़ना है। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो फिक्स पैटर्न होता है वो आपको समझाता हूं मैं। अरिथमेटिक नंबर को अब हम ऐड करने वाले हैं। ठीक है, नंबर को हम क्या करने वाले हैं, ऐड करने वाले हैं। इट इज ए लिस्ट ऑफ नंबर्स विच कैन बी ऑब्टेन्ड बाय adding or subtracting a fixed number। देखो ये डेफिनेशन है, ये आपको बस समझने के लिए है। a fixed number called d, ठीक है, to the preceding number। स्पेलिंग वगैरह देख लेना। ठीक है, हो सकता है डेफिनेशन तुम्हें अलग अलग दिख रही हो। इट इज अ लिस्ट नंबर विच फिक्स नंबर इज गिवन एंड सम नंबर इज एडेड और सब्सट्रैक्टेड टू ए प्रीसीडिंग नंबर। प्रीसीडिंग नंबर मतलब पिछले नंबर। तो यहां पे मान लेते हैं सपोज वी हैव अ नंबर ए। ठीक है, एक नंबर है हमारा पहला ए। ठीक है, ये फिक्स नंबर है हमारे पास, एक पहला ए। इस नंबर में हमने क्या किया, डी ऐड किया, a प्लस डी। अब क्या किया हमने, पिछले वाले नंबर में डी ऐड किया तो हमें क्या मिल गया, अगला नंबर। इस वाले नंबर में आप डी ऐड करोगे तो अगला नंबर मिल जाएगा a प्लस 2d। इस वाले नंबर में आप डी ऐड करोगे तो ये क्या मिल जाएगा तुमको, a प्लस 3d। फिर इस वाले नंबर में डी ऐड करोगे तुम्हें क्या मिल जाएगा, a प्लस 4d। समझ में आया। तो ये क्या बनाता है, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाता है। क्लियर है। देखो तुम्हारे लिए नई चीज होगी, तुम पहली बार पढ़ रहे होगे, पता है सभी 9th से 10th में आए हो और ये सारी चीजें तुमने पहली बार देख रहे होगे, तो चीजें थोड़ी समझने में समस्या हो रही होगी, बट चीजें समझ में आएंगी। आ रही है, क्लियरली समझ में आ रही है। आपके पास एक फिक्स नंबर है, आप क्या कर रहे हो, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो डी। ठीक है,
ये इस डी को क्या कर रहे हो, पिछले वाले टर्म में ऐड कर लो या सब्सट्रैक्ट कर लो। अब डी की वैल्यू एडिंग ही लिखो, क्योंकि यहां पर डी की वैल्यू प्लस माइनस हम दोनों ले सकते हैं, तो इसको एडिंग ही लिखोगे तो ज्यादा अच्छा है। क्लियर। अब ये क्या है, ये हमारा पहला टर्म कहलाता है, दिस इज फर्स्ट टर्म। बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूं। दिस इज सेकेंड टर्म, दिस इज थर्ड टर्म। समझ में आ रहा है? ठीक। अब एक चीज आपको दिख रही होगी कि यहां से हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं भैया A1, इसको लिख सकते हैं A2, इसको लिख सकते हैं A3, इसको लिख सकते हैं A4। यहां पर मैं लिखूं A1 की वैल्यू क्या थी A, A2 की वैल्यू क्या थी A प्लस डी, A3 की वैल्यू क्या थी A प्लस 2D, A4 की वैल्यू क्या थी A प्लस 3D। क्लियर। डॉट 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 आगे बढ़ते जाएंगे। यहां पर एक चीज तुम्हें दिख रही होगी, अगर तुम यहां से निकालते हो A2 माइनस A1, ये क्या आ जाएगा A प्लस डी माइनस A, ये आ जाएगा D। यहां से तुम निकालते हो A3 माइनस A2, ये आ जाएगा A प्लस 2D माइनस A माइनस D इज इक्वल टू D। ये आ जाएगा A4 माइनस A3, ये आ जाएगा A प्लस 3D माइनस A माइनस 2D, ये आ जाएगा D। अब आपको क्या दिख रहा है, डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आपको क्या मिल रहा है, डी मिल रहा है। तो आपको एक चीज समझ में आएगी, यहां से कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है आपका, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू डी। तो यही डी है, यही होता है आपका कॉमन डिफरेंस। ठीक है। तो इन दोनों टर्म्स के बीच में डिफरेंस कितने का है, डी का डिफरेंस है। क्लियर। इतनी बात सबको समझ में आई। दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकंड टर्म, दिस इज थर्ड टर्म, दिस इज फोर्थ टर्म, दिस इज फिफ्थ टर्म। इस तरह से आप पाते जाओगे। क्लियर। चलो बहुत बढ़िया। अब इसके बाद बात करेंगे nth टर्म ऑफ एन एपी। किसी भी एपी का nth टर्म क्या होगा, nth टर्म क्या होगा, जैसे हमने यहां लिखा A1, A2, A3, A4। ठीक है। क्लियरली समझ में आ रहा होगा सबको। यहां से हम जाएंगे AN-1 और AN पे जाएंगे। ठीक। क्लियर। इसको हम क्या लिख रहे थे, इसको हम लिख रहे थे A, इसको हम क्या लिख रहे थे A प्लस डी, इसको क्या लिख रहे थे A प्लस 2D, इसको हम क्या लिख रहे थे A प्लस 3D। अब आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, A2 को हम क्या लिख रहे हैं A प्लस डी, A3 को क्या लिख रहे हैं A प्लस 2D, A4 को हम क्या लिख रहे हैं A प्लस 3D। जब यहाँ 4 है तो यहाँ क्या आ रहा है 3, यहाँ 3 है तो यहाँ क्या आ रहा है 2। इसका मतलब यहाँ पे अगर n है तो यहाँ पे क्या आ रहा है n-1। तो इसका मतलब A ऑफ n क्या होगा A प्लस n-1 इंटू डी। तो यही होता है आपका nth टर्म ऑफ एन एपी। क्या होता है nth टर्म ऑफ एन एपी, क्या होता है A प्लस n-1 इंटू डी। बहुत आसान है याद करना, धीरे धीरे याद करोगे याद हो जाएगा। ठीक है। सबको चीजें समझ में आ रही है बच्चा, क्लियरली सबको समझ में आ रही है, किसी को कोई समस्या है यहां तक? उम्मीद करता हूं कि यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है। चल nth टर्म ऑफ एन एपी, इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, T ऑफ n इज इक्वल टू क्या लिख देंगे A प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है। ये भी हम डिनोट करते हैं, मतलब T ऑफ n से भी डिनोट करते हैं इसको। ठीक। इसको हम डिनोट करते हैं और भी चीजों से, जैसे इसको हम लिख सकते हैं AN से भी डिनोट करते हैं, ये भी वही चीज है A प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर। सब कुछ एनसीईआरटी में आपको मिलेगा। इसके अलावा हम इसको लास्ट टर्म भी कहते हैं, L इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। ठीक। क्लियरली समझ में आ रही है सबको चीजें। तो ये तीनों ही फॉर्मूले सेम है, तो हम TN या AN या फिर L इसको डिनोट कर सकते हैं। nth टर्म ऑफ द एपी मतलब क्या हुआ, लास्ट टर्म ऑफ द एपी, या AN आपका या फिर TN। फॉर्मूला सब जगह सेम है, A प्लस n-1 इंटू डी। n-1 ब्रैकेट में, d क्या है कॉमन डिफरेंस, n क्या है nth टर्म है, a क्या है फर्स्ट टर्म है। n हमेशा याद रखिएगा कि n जो होगा वो नंबर होगा, नेचुरल नंबर होगा। पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, 8वां टर्म, 17वां टर्म, इस प्रकार से। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 16.5, ऐसे कभी नहीं होगा। ठीक है। क्लियर। चलिए अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं उसको लिखिए nth टर्म, अरे nth term of an AP from last। ठीक है।
लास्ट से हम अगर nth टर्म निकालना हुआ तो हम कैसे निकालेंगे, एकदम इसके लिए रटाऊंगा नहीं, समझाऊंगा। जैसे मैंने यहां लिखा A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट डॉट, और यहां पर मैंने लिखा an-1 और लास्ट टर्म लिख दिया l। क्लियर है? आपको दिया जाएगा d, आपको दिया जाएगा कॉमन डिफरेंस d। क्लियर है? आपको कॉमन डिफरेंस क्या दिया जाएगा, d दिया जाएगा। d क्या होगा, d होगा A2 माइनस A1, d क्या होगा A3 माइनस A2। क्लियर है? d क्या होगा A4 माइनस A3। तो d की वैल्यू कैसे आती है, अगला टर्म माइनस पिछला टर्म, अगला टर्म माइनस पिछला टर्म। ठीक है? आपको a दिया रहेगा, आपको n दिया रहेगा, आपको निकालना रहेगा nth टर्म फ्रॉम द लास्ट। अगर आपसे पूछा जाएगा, अगर शुरुआत से पूछा जाता है तो आप क्या निकालते हो, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर है? जो भी d की वैल्यू रहेगी रख दोगे। d क्या है, A2 माइनस A1। अगर यही तुमसे पूछा जाएगा nth टर्म फ्रॉम द लास्ट, अब देखो एकदम ध्यान समझना, nth टर्म फ्रॉम द लास्ट की मैं बात कर रहा हूं। तो अब तुम्हारी एपी किधर शुरू होगी, इधर से शुरू होगी। ठीक है? अब तुम्हारी एपी किधर से शुरू होगी, इधर से शुरू होगी। अब तुम्हारे लिए पहला टर्म कौन सा होगा, तुम्हारे लिए पहला टर्म होगा l। फॉर्मूला समझना, तुम्हारे लिए पहला टर्म क्या होगा, l होगा, प्लस अब यहां से nth टर्म जाना है तुम्हें, तो मतलब n-1। अब d में ही खेल है। अब जो d था वो A2 माइनस A1 से तुमने निकाला था, अब d तुम्हारा इस साइड से जा रहा है, तो अब ये उसका उल्टा होगा। ठीक है? तो d जो हो जाएगा वो निगेटिव हो जाएगा, माइनस d हो जाएगा। अभी समझा रहा हूं, अभी दिखाऊंगा। ठीक है? एग्जाम्पल भी करेंगे, बहुत सारी चीजें करेंगे। लेकिन nth टर्म फ्रॉम द लास्ट में फॉर्मूला क्या हो गया, l प्लस n-1 इंटू माइनस डी। इसका मतलब जो फॉर्मूला आता है वो ये आता है, l माइनस n-1 इंटू डी। क्लियर है? तो दैट इज द फॉर्मूला nth टर्म फ्रॉम द लास्ट। क्लियर है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर भी सवाल आता है। अब इन सारी चीजों को हम सवालों से सीखेंगे, कुछ एग्जांपल्स लगाएंगे। ठीक है? फटाफट से देख लेते हैं यार, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए। चेक वेदर 200 इज अ टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ द नंबर दिस। देखो सवाल ऐसे आएगा, पता करना है कि 200 इसका टर्म होगा कि नहीं। टर्म आपको पता है अभी कि ये सभी के सभी क्या होते हैं, टर्म होते हैं। मतलब ये कुछ an आ रहा होगा, आपको दिया गया है an इज इक्वल टू 200। आप यहां से क्या निकाल सकते हो, यहां से निकाल सकते हो a निकाल सकते हो, वो हो जाएगा 7। d कैसे निकालोगे, d आपको दिया जाएगा 11 माइनस 7 हो जाएगा 4। ठीक है बच्चे, ये पहले ही कर दिया है कि चेक वेदर 200 इज ए टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ द नंबर। तो एक बार इसको क्रॉस वेरीफाई कर लेना कि ये एपी में है या नहीं है। 11 माइनस 7 करोगे तो 4, 15 माइनस 11 करोगे तो 4, 19 माइनस 15 करोगे तो 4, ये बिल्कुल एपी में है। ठीक, अब हमें चेक करना है कि 200 इसका टर्म होगा कि नहीं होगा। तो इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। फॉर्मूला क्या है, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर? an की वैल्यू क्या है हमारे पास, 200 है। a की वैल्यू क्या है हमारे पास, 7 है। n हमें पता करना है -1। d हमारे पास क्या है, 4 है। 7 को इधर करोगे तो ये हो जाएगा 193, और 193 से 4 को डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा n-1। क्लियर? तो यहां से क्या आया आपके पास, n की वैल्यू n-1 आपका आ गया 4 चौका 16 और बचा 3, 4 8 32 और बचा 1, और ये होगा 4 दूना 8 और 4 5 20। तो n की वैल्यू क्या आ गई, 49.25। n जो होना चाहिए वो एक काउंटिंग नंबर होना चाहिए, क्योंकि हमें nवां टर्म मिलता है, काउंटिंग नंबर होना चाहिए। सो 200 इज नॉट टर्म ऑफ गिवन एपी। एक बार कैलकुलेशन में देख लेता हूं, 193, 4 चौका 16, 16 3 बचा, 4 8 32, 1 बचा, 4 दूना 8, 4 5 20, 48.25, 1 उधर गया 49.25। तो ये चीजें अगर पॉइंट में आएंगी तो 200 इसका टर्म नहीं होगा। समझ में आया? कितने बच्चों को ये बात समझ में आई, बताया था। चलो अगला सवाल, विच टर्म ऑफ द एपी, दे दिया कि ये एपी है, विल बी 120 मोर देन इट्स 21st टर्म। हमें पता करना है कि कौन सा टर्म इस एपी का 120 ज्यादा होगा इसके 21वें टर्म से। तो सबसे पहले हमें क्या पता करना पड़ेगा, 21st टर्म। तो हमें क्या पता करना है, T21 पता करना है। कैसे पता होगा, a प्लस 21 माइनस 1 इंटू डी, a प्लस
20D अगर हम निकाल लें तो हमारा काम आ जाएगा, हमारे पास T21 आ जाएगा। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां से निकाल सकते हो, ए की वैल्यू हो जाएगी 3, डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 15 माइनस 3 दैट इज 12। सारी वैल्यू पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा 3 + 20 × 12, ये हो गया आपके पास 3 + 240, ये हो गया आपके पास 243 = T21। क्लियर, सबको समझ में आया? T21 कितना आया 243। अब आपसे कह रहा है कि कौन सा टर्म 120 इससे ज्यादा होगा, तो 243 + 120 करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 4 2 6 2 1 3 363। अब हमें पता करना है कि ये 363 कौन सा टर्म है, तो 363 = ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 3, हमें n पता करना है -1, डी की वैल्यू है 12। ठीक, 3 को इस साइड करेंगे तो हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाई 12 हो जाएगा n - 1, ये कट गया, ये हो गया 30 + 1 = n, तो n = क्या आया 31। तो n = क्या आया, ये 31वां टर्म होगा। समझ में आया सवाल कैसे आएंगे, कैसे लगाओगे आप उसको, बेसिक सवाल है ये, एनसीईआरटी लेवल सवाल है। डिटरमाइन द जनरल टर्म ऑफ एन एपी हुज 7th टर्म इज -1 एंड 16th टर्म इज 17। एक हमें एपी पता करना है जिसका 7वां टर्म -1 होना चाहिए और 16वां टर्म 17 होना चाहिए। जनरल टर्म ऑफ द एपी हमें पता करना है। ठीक है, 7th टर्म आपको दिया गया, मतलब A7 दिया गया है, कितना दिया गया -1 दिया गया है, और आपको क्या दिया गया है A16 दिया गया है, वो कितना दिया गया है A16 17 दिया गया। A7 निकाल सकते हो क्या, A7 होगा भैया A + 7 - 1D मतलब 6D, A + 6D = क्या आपको दिया गया है -1, और आपको क्या दिया गया है A16 आपको दिया गया है कितना, A + 15D आपको कितना दिया गया है 17। दो इक्वेशन है और ए और डी की वैल्यू निकाल सकते हो क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं भैया। सबट्रैक्ट कर लेंगे, माइनस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 15 6 -9D और ये हो जाएगा -18। तो डी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, डी की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। डी की वैल्यू 2 आ गई तो ए की वैल्यू निकल जाएगी, बिल्कुल निकल जाएगी, A + 12 - 1 और ए की वैल्यू आ गई यहां से -13, ए की वैल्यू -13 आ गई। क्लियर, इसमें किसी को कोई समस्या नहीं हुई होगी। आपसे जनरल टर्म पूछा जाए तो जनरल टर्म क्या होगा, A + n - 1 × D होगा, ये होगा आपका Tn। यहां पर A आपको पता है कितना हो गया, A हो गया -13 प्लस n आपको जनरल टर्म लिखना है तो n - 1 × D की वैल्यू 2, इसको और सॉल्व कर लो, -13 + 2n - 2, ये हो जाएगा आपके पास -15 + 2n, ये आ गया Tn। अब ये जनरल टर्म हमने सही निकाला है कि नहीं निकाला, इसको हम चेक कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे, 7th टर्म चेक कर लेते हैं, T7 कितना आएगा, T7 आ जाएगा -15 + 2 × 7, ये हो गया -1। यहां से हम 16 टर्म चेक कर सकते हैं, T16 कैसे चेक कर सकते हैं, -15 + 16 दूना 32, तो -15 + 32 कितना आ रहा है 15 17 32। ठीक है, तो हमने चेक भी कर लिया कि जो हमने आंसर निकाला है बिल्कुल सही निकाला है। समझ में आई इतनी चीजें सबकी बच्चों को, क्लियर है क्या इतनी चीजें, एकदम बेसिक बातें कर रहे हैं, अभी सारी चीजें आपको समझ में भी आ रही होंगी। ठीक है, चलो, डिटरमाइन द 10th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। अब यही देखिए सवाल आ गया, 10th टर्म ऑफ द एपी फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। देखो अब ये सवाल है 4 9 14 ... 254। ठीक, अगर हम यहां से डी निकालें तो डी कितना आएगा, डी आ जाएगा भैया 9 - 4 करोगे तो ये आ जाएगा 5, लेकिन ये डी हम इस तरह से निकालते हैं। ठीक है, अगर यही टर्म हमें काम करना होता लास्ट टर्म से तो यहां क्या आता, यहां पर 249 आता। ठीक है, और अगर यही चीज मैं ऐसे लिख दूं 254 249 फिर ... तो इसका मतलब यहां पर डी कितना आ रहा है, यहां पर डी आ रहा है आपका -5। अब देखो यहां पर डी आ रहा है +5 और यहां पर डी आ रहा है -5, इसीलिए जो इसका फॉर्मूला बनता है 10th टर्म फ्रॉम द लास्ट, तो उसका फॉर्मूला क्या बनता है, L - n - 1 × D। L की वैल्यू, अब D की वैल्यू हम ये रखेंगे। ठीक, अगर उस तरीके से सॉल्व करोगे तो D की वैल्यू -5 रखोगे तो इसमें इसको कैसे करोगे, इसको करोगे A + n - 1D से, A की वैल्यू 254 प्लस n 10th टर्म पता करना है 10 - 1 × D की वैल्यू -5। तरीका वही है, 254 × 9 × -5, ये कितना आ गया 254 - 45,
ये कितना आ गया 209। अब इधर देखो वही तरीका, लास्ट टर्म कितना हो गया 254 माइनस 10th टर्म मतलब 9, डी की वैल्यू 5, 254 माइनस 45, ठीक है, ये कितना आ गया 209। चाहे आप इस तरीके से सॉल्व कर लो, चाहे आप इस एपी को इस फॉर्म में लिख के सॉल्व कर लो, ठीक है। वही एपी पलट के हमने लिख दी 254 249 डॉट डॉट डॉट, अब मैंने पीछे से लिख दिया। अब मुझे 10वां टर्म पता करना है, डी निकाल लूंगा सिंपली और सारी वैल्यू रख दूंगा। या फिर अगर मेरा एपी इस प्रकार से लिखा है तो मैं फॉर्मूला ये लगा लूंगा एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। डी निगेटिव हो जाएगा क्योंकि हम पीछे से आ रहे हैं, ठीक है। कारण समझ में आया सबको? यहां तक चीजें सबको क्लियर है? बेसिक बेसिक बात कर रहे हैं भाई, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? ऐसा तो नहीं लगना ना भैया बहुत एडवांस लेके चले जा रहे हो, बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हो, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। चल आगे बात करेंगे सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, ठीक है। सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी जो चीज लिखी जाती है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी मतलब T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस डॉट 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 Tn माइनस 1 प्लस Tn। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिए क्योंकि आपके में प्रूफ नहीं है। तो Sn इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, सिंपल सी बात। ये होता है सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला आपका डेरिवेशन नहीं पढ़ना है इसलिए उसमें घुसना भी नहीं है, ठीक। अब इसी फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हो n/2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहां पर आपको क्या दिख रहा होगा n/2, ये a प्लस ये क्या है, ये तो भैया Tn है या An है, तो यहाँ पे Sn जो है वो ये भी लिखा जाता है, ठीक है। Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस an, ठीक है। या फिर हम ऐसे भी याद कर लेते हैं इसको, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l, ठीक है, a प्लस l। क्लियर है? सबको क्लियर है? Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी याद रखेंगे। गलती क्या होती है, हम 2 छोड़ देते हैं, a प्लस n माइनस 1 डी ब्रैकेट में रखते हैं क्योंकि हमारा फॉर्मूला याद रहता है वो वाला, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ 2a आता है, इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू, और a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है an। या फिर Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l, मतलब पहला टर्म और लास्ट टर्म का एडिशन मल्टीप्लाइड बाई n/2। क्लियर? तो किसी भी एपी का सम आप निकाल सकते हो इस तरीके से। डन? चलो रिलेशन बिटवीन Tn एंड Sn, तो ये शुरू में ही तुम्हें बताया था, उस चीज को यहां देख लो। अगर मैं यहां पे लिखूं Sn इज इक्वल टू, तो तुम क्या लिखोगे T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 Tn माइनस 1 प्लस Tn। अगर मैं यहां लिखूं Sn माइनस 1 तो ये लिखोगे तुम T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 कहां तक Tn माइनस 2 प्लस Tn माइनस 1, ठीक। यहां से तुम निकाल सकते हो Sn माइनस 1, सारी चीजें कट जाएंगी, बचेगा क्या आपका Tn, तो ये हो जाएगा Tn। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन Sn एंड Sn माइनस 1 इंटू Tn, ठीक है। Sn माइनस Sn माइनस 1 इज इक्वल टू Tn, मतलब अगर आपको T ऑफ n पता करना है और आपको सम ऑफ नंबर दिया गया है तो आप Sn और Sn माइनस 1 का सब्सट्रैक्शन कर लोगे तो आपको T ऑफ n मिल जाएगा। क्लियर? तो ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होते हैं सम ऑफ सीरीज के। इस पर बेस्ड सवाल कुछ कर लेते हैं, बढ़िया बढ़िया सवाल, ताकि आपको ये भी फॉर्मूला अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। यहां तक चीजें क्लियर है सबको? बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। चल, if the sum of the first 4 term of an AP is 40 and that of first 14 term is 280, find the sum of its first n term। आपको क्या क्या दिया गया है? आपको दिया गया है S4 कितना दिया गया है 40। आपको और क्या दिया गया है? S14 आपको दिया गया है, क्या दिया गया है 280, ठीक। क्लियर? Sn का फॉर्मूला क्या होता है? Sn इज इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपको सम ऑफ इट्स फर्स्ट एन टर्म पता करना है, इसका मतलब a और d की वैल्यू पता करनी पड़ेगी और दो इक्वेशन आपको मिलेंगे। Sn इज इक्वल टू मतलब आपको दिया गया है S4 को आप क्या लिख सकते हो 4/2 2a प्लस 3d, ठीक है, ये लिख सकते हो, इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 40, ठीक। ये काटा 2 और ये काटा 20, ये क्या आ गया आपके पास 2a प्लस 3d इज इक्वल टू क्या आ गया 20। ये सबको समझ में आया कैसे सॉल्व किया? क्लियर है यहां तक? बहुत बढ़िया। आगे S14 की अगर मैं बात करूंगा तो तुम इसको लिखोगे 14/2 2a प्लस 13d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 280। काटा इसको 7, इसको काटा 7 चौक 28 40,
अब इतनी सिंपल सिंप्लीकेशन नहीं बताऊंगा। 13d इज इक्वल टू क्या आया 40। अब दो इक्वेशन, दो अननोन, लीनियर इक्वेशन पढ़ा रखा है, सॉल्व कर लोगे। तो यहां पे रख लो इसको 2a प्लस 3d इज इक्वल टू 20, माइनस 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 ये काटा, यहाँ पे 10d इज इक्वल टू क्या आया 20। तो d की वैल्यू क्या आ गई, d की वैल्यू 2 आ गई, और d की कहीं भी वैल्यू पुट कर दो तो ये हो जाएगा 2a प्लस 6 इज इक्वल टू 20, और 2a इज इक्वल टू क्या आ गया 14, तो a इज इक्वल टू क्या आ गया 7। ठीक है, a इज इक्वल टू 7 और d इज इक्वल टू 2। अब आपको क्या पता करना है, Sn पता करना है। तो Sn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Sn इज इक्वल टू हो जाएगा n/2 2 इंटू 7 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू 2। इसको सॉल्व करके और अच्छे से लिख सकते हो n/2 14 प्लस 2n माइनस 2। इसको और बढ़िया से लिख लो n/2, और ये हो गया आपका 12 प्लस 2n, और लिख सकते हो इसको n टाइम्स ऑफ 6 प्लस n। ठीक है, n टाइम्स ऑफ 6 प्लस n ये आ जाएगा। अब देखो, अब इसको वेरीफाई भी हम कर सकते हैं। क्या है हमारे पास आया है, Sn आया है हमारे पास n स्क्वायर प्लस 6n। अब यहां से तुम 14 ये निकाल लो, 4 टर्म्स का S4 निकालो, कितना आ रहा है 4 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 4, ये आ गया 16 प्लस 24, ये कितना आ रहा है 16 20 20 40। यहाँ तुम और वेरीफाई कर सकते हो, S14 वेरीफाई कर सकते हो। S14 इज इक्वल टू 14 का स्क्वायर प्लस 14 इंटू 6, तो 14 14 में 196 और 14 6 84, 6 4 10 9 17 18 1 1 2 2 80। हमने वेरीफाई भी कर लिया कि हमने जो निकाला है बिल्कुल सही निकाला है। यहाँ पर हमने जो वैल्यू दी गई थी वो पुट की, यहाँ पर जो वैल्यू वो पुट करी, दो इक्वेशन आ गए, दो इक्वेशन सॉल्व कर लिया, दो अननोन मिल गए, अननोन की वैल्यू हमने Sn में पुट कर दी। हमारे पास क्या अननोन थे, a और n, a और d, n के फॉर्म में आएगा Sn, तो ये n के फॉर्म में आया और ये n ये लिखा हुआ। ठीक है, सबको क्लियरली समझ में आया Sn पर ये सवाल, सम ऑफ सीरीज पर ये सवाल समझ में आया, बहुत बढ़िया। चल एक सवाल है, इफ Sn the sum of first n term of an AP is given by Sn this, find the nth term। अब ये सवाल सारे बच्चे लगा सकते हैं। आपको क्या दिया गया है, आपको दिया गया है Sn इज इक्वल टू 3n स्क्वायर माइनस 4n। आपको क्या निकालना है, t ऑफ n निकालना है। आप यहां से Sn दिया गया है तो Sn माइनस 1 निकाल सकते हो क्या, हाँ निकाल सकते हैं भैया। 3 टाइम्स ऑफ n माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ n माइनस 1। क्लियर, n की जगह n माइनस 1 रख दिया, तो Sn माइनस 1 ही क्या होगा, Tn होगा भैया। तो निकाल लो 3n स्क्वायर माइनस 4n ब्रैकेट में 3 टाइम्स ऑफ n माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ n माइनस 1। क्लियर है, अब इसको सॉल्व करो। 3n स्क्वायर माइनस 4n, थोड़ा कैलकुलेट ही होगा बट करो, 3n स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2n आएगा तो ये माइनस 6n हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस 4n, और ये हो जाएगा प्लस 4। इसको और सॉल्व करो, यहाँ पर माइनस ये ध्यान रखना। ठीक है, तो इसको और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3n स्क्वायर, और ये आ जाएगा माइनस 10n, और ये आ जाएगा प्लस 7। ठीक है, माइनस 4n माइनस 3n स्क्वायर। ब्रैकेट खोल दो, ब्रैकेट खोल दें, यहीं पर मैं इरेज करके ब्रैकेट खोलता हूँ, ये ब्रैकेट खोल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो माइनस को प्लस, प्लस को माइनस कर देंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा। ठीक, 3n स्क्वायर से 3n स्क्वायर गया, 10n में से 4n गया तो ये बचा 6n, और ये बचा मारकर हमारा माइनस 7। तो 6n माइनस 7 आपका क्या हो जाएगा, टर्म हो जाएगा। अब इसको वेरीफाई भी कर सकते हो, जैसे मान लीजिए हमने S3 निकाला तो S3 कितना आया 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3, और S2 निकाला तो ये कितना आ जाएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2, ये कितना आ जाएगा 3 3 27, 27 माइनस 12, ये आ जाएगा आपका 15, और ये आ जाएगा आपको दूना चाहते हैं 12, 12 माइनस 8, और ये आ जाएगा 8 4 12, 15 माइनस 4 करोगे तो कितना आता है 11। अब यहाँ से निकाल लो तुम T3, तो T3 कितना आ रहा है 6 इंटू 3 माइनस 7, 18 माइनस 7 करोगे तो कितना आ जाएगा 11, 11 वहाँ भी आ रहा था। ठीक है, तो हमने इसको वेरीफाई भी कर लिया, इतनी चीज़ें भी समझ में आ गई होगी सबको, आई होप। ठीक है, आगे बढ़े, चलो बहुत बढ़िया। सिलेक्शन ऑफ द टर्म इन एपी, ध्यान से इसको, इस चीज को समझ लीजिएगा। कभी कभी एग्जाम में आपको सवाल आएगा और उसमें आपको एपी खुद से माननी पड़ेगी। ठीक है, कि लेट दिस टर्म्स आर द ऑफ एपी, तो उसमें आप अभी बात समझ लीजिए, तो आपको जब वहां क्वेश्चन मिलेगा तो आप अप्लाई कर लोगे। कैसे करोगे सिलेक्शन, अगर आपको 3 टर्म मानने होंगे फॉर 3 टर्म, तो आप कभी भी ये नहीं मानोगे कि ए प्लस डी और a प्लस 2d, ये नहीं मानोगे। ठीक है, ये नहीं मानोगे। आप क्या मानोगे बेटा, आप मानोगे
ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। क्या ये तीनों टर्म भी एपी में है? बिल्कुल। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है? डी डी का डिफरेंस है। तो ये आप मान सकते हो ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। आपकी इच्छा करे ए माइनस टू डी, ए प्लस टू डी भी मान सकते हो, बट दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। तीन टर्म मानने के लिए हम क्या मानते हैं? ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। क्लियर? 4 टर्म की अगर बात करें, अगर आपको 4 टर्म मानने पड़े तब क्या करोगे? उस कंडीशन में आप मानते हो यहाँ पर ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस थ्री डी। यहाँ पर देखो 4 टर्म हमने माना और ये चारों टर्म का डिफरेंस देखो सब जगह आपको कितना मिलेगा? 2D मिलेगा। कितना डिफरेंस मिलेगा? 2D मिलेगा। ठीक है, समझ में आ रही चीजें? यहाँ पर अगर आपको 4 टर्म कभी भी मानने को मिल जाए तो आप क्या करना बेटा, यहाँ पर मान लेना a माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस थ्री डी। इससे कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाता है, इसीलिए हम ये काम करते हैं। मान लो आपको 5 टर्म कभी मानना हो तो क्या करोगे? उस कंडीशन में आप मानोगे a माइनस टू डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस टू डी। ठीक है, 5 टर्म के लिए। 5 टर्म के लिए ये मानोगे, 4 टर्म के लिए ये मानोगे, 3 टर्म के लिए ये मानोगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन ऑफ द क्लास? बहुत बढ़िया। चलो इस पर सवाल आएगा। सवाल कैसा आएगा एक बार करके बता देता हूं। सवाल में इस तरीके से आएगा, फाइंड 4 नंबर्स इन एपी हुज सम इज दिस एंड द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 120। अब अगर इसी सवाल को तुम इस तरीके से करते कि भैया मान लेते हैं कि ए प्लस डी, ए प्लस टू डी और ए प्लस थ्री डी आपके 4 नंबर हैं, तो ये बहुत लेंदी हो जाता है। इसका सम करते, इसका सम का स्क्वायर करते और बहुत लेंदी हो जाता है। इसीलिए इस सवाल को हम किस मेथड से करते हैं कि भाई अगर हमें 4 टर्म मानने तो हम क्या मानेंगे? ए माइनस टू डी, ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस थ्री डी आपके 4 नंबर हो गए। अब देखो ऐसा क्यों करते हैं, अब यहाँ पे समझ में आएगा। फाइंड 4 नंबर इन एपी हुच सम इज 20। तो इनका सम क्या हो जाएगा? ए माइनस थ्री डी प्लस ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस थ्री डी। इसका सम कितना दिया गया है? 20। अब कुछ चीजें देखो यहाँ कट रही हैं, इसीलिए हम ये मानते हैं। ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये कटा, बचा क्या? 4a इज इक्वल टू 20। तो a इज इक्वल टू क्या आ गया? 5। तो कम से कम हम यहाँ से a तो निकाल पा रहे हैं, a आसानी से निकल गया। अब कह रहा है कि हुज स्क्वायर का सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 120। मतलब अब ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा। a माइनस थ्री डी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस डी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस थ्री डी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दिया गया है? 120। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखो खोलता हूं मैं, a स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर माइनस 6ad प्लस a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर माइनस 2ad प्लस a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस 2ad प्लस a स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर प्लस 6ad इज इक्वल टू क्या आया? 120। कुछ चीजें कट रही हैं तो उनको काट लेते हैं भाई। चीजें क्या कट रही है? माइनस 6ad से प्लस 6ad गया और माइनस 2ad से प्लस 2ad गया। बचा क्या है? a स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर और 4a स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 4a स्क्वायर। ठीक, 9 को देखते हैं। 9 एक 10, 10 एक 11 और 11 9 20, 20d स्क्वायर इज इक्वल टू 120 आया। ठीक, यहाँ पे कुछ चीजें कट रही हैं। ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर इज इक्वल टू 4 3 12 30। अब a की वैल्यू हमारे पास 5 5 है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो ये हो जाएगा 25 प्लस 5d स्क्वायर इज इक्वल टू 30। यहाँ से आया 5d स्क्वायर इज इक्वल टू 5 और d स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आया? 1। अगर d स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आया तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी? या तो +1 या तो -1। क्लियर है? d की वैल्यू +1 या तो -1 होगी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। 5 तुम्हारा नंबर हो जाएगा। 5 माइनस 3 करोगे, 5 माइनस 3 करोगे तुम्हें क्या मिलेगा? 2। ठीक, यहाँ पे 5 माइनस 1 करोगे तुम्हें क्या मिलेगा? 4। यहाँ करोगे तो 6, फिर यहाँ 8 मिलेगा। अगर तुम -1 रखोगे तुम्हें क्या कैसी एपी मिलेगी? यहाँ पर तुम्हें मिलेगी 5 3 8 6 4 2। यही तुम्हारी फाइनल आंसर होगा। ठीक है, या तो 8 6 4 2 तुम्हारी एपी होगी या तो 2 4 6 8 एपी होगी। समझ में आया ये सवाल? क्यों हम 4 टर्म में इस तरीके से मानते हैं? ताकि हमारा कैलकुलेशन ईजी हो जाए।
उसी सवाल को तुम इस प्रकार से करोगे, 2 इक्वेशन बनेंगे, 2 अननोन होंगे, बहुत लेंदी जाएगा और सॉल्व करने में बहुत कठिनाई होगी, इसलिए ये मेथड अपनाया जाता है। तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए। 3 टर्म मानना होगा तो a माइनस डी, ए और a प्लस डी। 4 टर्म मानना होगा तो a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। 5 टर्म मानना होगा तो a माइनस 2d, a माइनस डी और a प्लस डी और a प्लस 2d। क्लियर है? तो यहां पर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मैक्सिमम पोर्शन आप फिनिश कर चुके हो। आगे बढ़ते हैं, अरिथमेटिक मीन की बात कर लेते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी में शायद ही मिले आपको, हालांकि मिल जाएगी। यहां तक चीजें सबको क्लियर है? बढ़िया, वेरी गुड। अरिथमेटिक मीन की बात करते हैं तो अगर मान लीजिए 3 नंबर्स ए बी सी आर इन एपी, अगर 3 नंबर आपको एपी में दिए जाए, ए बी सी अगर आपके एपी में दिए जाए, तो आप यहां से क्या कह सकते हो कि भैया बी माइनस ए जो होगा वो सी माइनस बी के बराबर होगा। क्लियर? तो इसका मतलब बी को इस साइड करोगे तो ये हो जाएगा 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी। इसका मतलब b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस सी बाई 2। ठीक है, तो दिस इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ, होता है अरिथमेटिक मीन क्या होता है, सम ऑफ 2 नंबर्स डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, क्लियर है? अरिथमेटिक मीन समझ में आया? तो जो अरिथमेटिक मीन ऑफ 3 नंबर्स क्या होता है, सेकंड जो आपका मिडिल नंबर होता है वो सम ऑफ जो अदर 2 नंबर्स होता है उनके सम का सम डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है? b इज इक्वल टू a प्लस सी बाई 2। डन, दिस इज द अरिथमेटिक मीन। इस पर भी सवाल आएगा तो उसको हम कर लेंगे। अब मुझे यहां तक बताइए, यहां तक किसी को कोई समस्या? क्लियर है? यहां तक किसी को कोई समस्या? उम्मीद करता हूं कि यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होगी। एपी आपका यहाँ पर फिनिश हो जाता है। एपी की जितनी भी थ्योरी थी आपको फिनिश हो जाती है। एक बार मैं आपको सारे फॉर्मूले रिवाइज करा देता हूँ ताकि आपकी चीजें क्लियर रहें। आपकी जो एपी होती है वो आपका A1, A2, A3 इस प्रकार से दिखती है। ये आपका होता है A प्लस डी, A प्लस 2D इस फॉर्म में होता है। टी ऑफ एन की अगर मैं बात करूंगा तो ये होता है A प्लस एन माइनस 1D। एक फॉर्मूला आपको ये याद रहना चाहिए। ठीक, लास्ट टर्म से आपको nth टर्म फ्रॉम लास्ट आपको याद रहना चाहिए। nth टर्म फ्रॉम लास्ट ये हो जाता है आपका L माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, Sn आपको याद होना चाहिए। Sn होता है आपका n बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। आपको Sn का एक फॉर्मूला ये भी याद होना चाहिए, n बाई 2 a प्लस एल होता है। ठीक, आपको Sn और Tn में रिलेशन पता होना चाहिए। Sn माइनस 1 कितना होता है, T ऑफ n होता है। ठीक, क्लियर? 3 टर्म मानने होंगे तो आप क्या मानोगे, a माइनस डी, ए प्लस डी मानोगे। 4 टर्म मानने होंगे तो a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d मानोगे। 5 टर्म मानने होंगे तो a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d मानोगे। ठीक, क्लियर? ये चीज अरिथमेटिक मीन क्या होता है, b इज इक्वल टू होता है a प्लस सी बाई 2 होता है। तो ये आपका कंप्लीट चैप्टर था, जो कि इतने जो छोटे छोटे फॉर्मूले हैं ये आपको याद रहेंगे तो आप कोई भी सवाल कर पाओगे। अभी बहुत सवाल हम लोग प्रैक्टिस सेशन में करेंगे, लाइव प्रैक्टिस सेशन करेंगे। तो मेक श्योर सारे के सारे बच्चे जो ये क्लास देख रहे हैं लाइव प्रैक्टिस सेशन में जरूर आइएगा, वहां पर चीजें हम करेंगे। ठीक है, डन, ओके। चलिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात कर लेते हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको जानना चाहिए कि अगर गलती से भी एक सवाल आ जाए तो आप कर पाओ। ठीक है, चलो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है कि मान लीजिए एक फिक्स नंबर a है और किसी एक कॉमन रेशियो से हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या कहलाता है, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाता है। मतलब इस फिक्स नंबर में हम किससे मल्टीप्लाई करें, r से, ar स्क्वायर, ar क्यूब। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, a मल्टीप्लाइड बाई r, फिर ar आया, ar मल्टीप्लाइड बाई r, फिर ar स्क्वायर आया मल्टीप्लाइड बाई r, ar क्यूब आया मल्टीप्लाइड बाई r। तो हमारा जो नेक्स्ट टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मिल रहा है, नेक्स्ट टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन मिल रहा है, वो मिल रहा है एक कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करने पर। ठीक है, क्लियर? चलिए ar क्यूब डॉट 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 an आप पाओगे। ठीक है, पहला टर्म ये हो गया फर्स्ट टर्म a1, ये हो गया a2, a3। ठीक है, रेशियो ऑफ 2 टर्म आपको हमेशा क्या मिलेगा, कांस्टेंट। रेशियो ऑफ 2 टर्म ऑलवेज कांस्टेंट। कैसे, देखो a2 अपॉन a1 की वैल्यू देखो कितना आ रहा है, ar अपॉन a, ये आ रहा है r। a3 अपॉन a2 देखोगे ये कितना, रेशियो ऑफ द 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म,
ठीक है। A3/A2 करोगे तो कितना आ जाएगा, AR² ये कितना आ रहा है, सिमिलरली ये आपको मिलता जाएगा। क्लियर है। इसमें आपकी जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो फटाफट से लिख लीजिए। nth टर्म ऑफ जीपी ये होता है आपका ARn-1, ठीक है। सम ऑफ n टर्म ऑफ जीपी, सम ऑफ n टर्म ऑफ जीपी ये होता है आपका AR⁴n-1 डिवाइडेड बाई R-1, ठीक है। ये होता है AR⁴n-1 डिवाइडेड बाई R-1, लेकिन ध्यान रखिएगा यहां पर R इज ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है। और यही फॉर्मूला हो जाता है जब R लेस देन 1 होता है, तो A1 माइनस R⁴n/1 R, ठीक है। क्लियर, डन। चल ध्यान रखना R की वैल्यू 1 पर ये चीजें R इज नॉट इक्वल टू 1 ध्यान रखना, और ये होता है R इज लेस देन 1 के लिए। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है वो भी आप लिख लीजिए। वो होता है आपका A/1 - R, इसकी भी जरूरत पड़ती है तो इसको भी डिनोट कर लीजिए, ठीक है। क्लियर, इतनी चीजें क्लियर है। चलिए ज्योमेट्रिक मीन की बात करेंगे। ज्योमेट्रिक मीन से पहले यहां पर भी अगर सिलेक्शन ऑफ द टर्म की अगर बात करें, सिलेक्शन ऑफ टर्म जैसे हमने एपी में किया था, अगर आपको सिलेक्शन ऑफ टर्म की बात आएगी तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, फॉर 3 टर्म यू विल टेक A/R, A और AR। फॉर 4 टर्म आप क्या लोगे, A/3R, A/R, A/R, AR और AR³ लोगे, ठीक है। जब 4 टर्म मानना होगा तो इस प्रकार से लोगे। 5 टर्म की अगर बात करेंगे तो उस कंडीशन में आप लोगे A/2R, A/R, AR और AR², ठीक है। जब आपको 3 टर्म मानना होगा तो A/R, AR, 4 टर्म मानना होगा तो A/R³। अरे यार 3R क्यों लिख दिया मैंने, A/R³, A/R³, R², ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना। डन, क्लियर। चलिए ज्योमेट्रिक मीन की बात कर लेते हैं। ज्योमेट्रिक मीन की बात कर लेते हैं। अगर 3 टर्म्स आपके जीपी में, 3 टर्म्स आर इन जीपी A/B/C, तो आपको पता है कि B/A जो होगा वो C/B के बराबर होगा, तो यहां से मिलता है B² = AC। तो B = क्या होता है, √AC, ठीक है। दिस इज द ज्योमेट्रिक मीन। क्लियर है। तो जीपी भी आप लोगों ने देख लिया। जीपी के भी आप क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आएंगे तो मैं करा दूंगा। जीपी के कुछ क्वेश्चन मैं लाइव प्रैक्टिस सेशन में भी कराऊंगा। तो यहीं तक सारी चीजें थी और आपका पूरा का पूरा जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है वो यहाँ पर फिनिश होता है। एक और टॉपिक बच रहा है, दैट इज सीरीज। वो मैं आपको अगले वीडियो में बनाकर बता दूंगा। सीरीज केवल बच रहा है, सीरीज से भी कभी कभी सवाल आ जाते हैं, सीरीज के कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स होते हैं, वो मैं आपको अगली वीडियो में बनाकर मुश्किल से 15 मिनट ज्यादा से ज्यादा वो आपको वीडियो मिल जाएगी और उसको आप वहां से कर लीजिएगा। और कल हम लाइव प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो मेक श्योर सारे के सारे बच्चे लाइव प्रैक्टिस सेशन में जुड़ेंगे और तभी आपको चीजें समझ में आएंगी, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है। इसमें इस चैप्टर में अगर आपका कोई डाउट होगा तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर मुझसे पूछ लीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने पूरा का पूरा चैप्टर आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझाया है। हर एक टॉपिक को चीजें मैंने समझाई है, क्वेश्चन भी लगवाए हैं और आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। कोई दिक्कत होगी तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक। चलिए अपकमिंग संडे को आपका टेस्ट होने वाला है, तो मेक श्योर जो भी बच्चे अभी तक टेस्ट में एनरोल नहीं हुए हैं, एज सुन एज पॉसिबल रैंकर्स NTSC के ऐप पर जाकर टेस्ट में एनरोल हो लीजिए। अगले संडे को आपका अलजेब्रा भी उसमें पूछा जाने वाला है। कंप्लीट अलजेब्रा हम फिनिश कर रहे होंगे कल लाइव सेशन में हम प्रैक्टिस करके, और एक वीडियो आपको लॉगरिथम की मिल जाएगी, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ओनली फॉर द सम स्टेट। सभी स्टेट के लिए नहीं होता है, इसलिए वो आप नहीं भी देखोगे तो वो भी चलेगा, बट यहाँ तक चीजें क्लियर होनी चाहिए। और जो बच्चे मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं एज सुन एज पॉसिबल ज्वाइन कर लें, ठीक है। चलिए
तो आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पूरा थ्योरी सेक्शन खत्म होता है। सीरीज की आपको एक अलग वीडियो मिल जाएगी जहाँ पर चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय एवरीवन, लव यू ऑल एंड जय हिंद।